स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गेल सुपर 100 के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर देवेंद्र शर्मा जी से। और ऑलरेडी मैं आपको गेल सुपर 100 का एक सेमिनार व्लॉग वीडियो दे चुकी हूं। और यहाँ पे अगर हम लोग बताएं यहाँ पे होता क्या है भाई, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जेई एडवांस जेई मेंस के बच्चे यहाँ पे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऑलमोस्ट 99% यहाँ का रिजल्ट जाता है। सारा श्रेय यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं और सर हैं उनको जाता है। और ये स्ट्रैटेजी ये लोग क्या फॉलो करते हैं ऐसी कि जो 100 के 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, जेई मेंस में, जेई एडवांस में चले जाते हैं, आईआईटीज़ पहुंच जाते हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी ऐसी बच्चों को समझा देते हैं जिससे कि जो 100 का टारगेट ये लोग लेके चलते हैं वो 99% तक अचीव भी हो जाता है। सो मैं कोशिश ये करूँगी कि सर से वो सारी मैं स्ट्रैटेजीज़ आप तक पहुँचाऊँ और वो आप सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनी लगा दीजिए जेई एडवांस के एग्ज़ाम में। तो बच्चों देखते हैं कि सर क्या हमें बताते हैं और आप लोगों को क्या मोटिवेशन मिलता है, और उसको ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है सभी बच्चों के लिए जो एडवांस की तैयारी करेंगे नेक्स्ट ईयर, और जो अभी पेपर देने जाने वाले 26 मई को उनके लिए। तो सर प्लीज़ आप थोड़े से बताइए कि बच्चों को कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं कि स्टूडेंट के लिए नॉर्मल एक घर से निकल के आता है और वो जेई मेंस की तैयारी करता है, एडवांस की तैयारी करता है, लेकिन कुछ बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। कुछ ही बच्चे होते हैं जो क्रैक कर लेते हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं वो स्टूडेंट्स। तो ऐसी सर क्या चीज़ें आप लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनको ऐसी क्या चीज़ें आप स्ट्रैटेजीज़ करते हैं कि वो जाता है पेपर में और एकदम उसको क्लिक हो जाता है सारे क्वेश्चंस और वो सब सॉल्व करके आ जाता है? तो प्लीज़ बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रांशी जी, धन्यवाद आप ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। गेल उत्कर्ष सुपर 100 संस्थान 2009 से चल रही है, जो कि गरीब और मेधावी छात्रों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान करता है। इसमें चयन प्रक्रिया के लिए बच्चों को एक लिखित परीक्षा देनी पड़ती है और उसके उपरांत उनका इंटरव्यू होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पर्सनल इंटरव्यू। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है और ओपन टेस्ट के माध्यम से भी होता है। जो बच्चे यहाँ चयनित हो जाते हैं उनको 11 महीने के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान की जाती है। इनमें वही बच्चे आ सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो और हमारी परीक्षा पास करें। चयनित बच्चों को हम लोग 11 महीने के लिए यहीं रहकर रहना, खाना, पीना और एक बहुत ही उम्दा किस्म का बेहतरीन इन्वायरमेंट, जिसको हेल्दी इन्वायरमेंट कहेंगे, बच्चे रह के तैयारी करते हैं। टाइम टू टाइम फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की फैकल्टी आके इनका सिलेबस कंप्लीट कराती हैं। इस 11 महीने के दौरान में बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं, कई सारे फेजेस आते हैं जहां बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हाउ टू क्रैक आईआईटी। अभी आपने क्वेश्चन किया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आपके 100% रिजल्ट्स हो जाते हैं और बाकी बच्चे जो बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। देखिए है क्या कि एक प्रॉपर गाइडेंस अगर किसी भी बच्चे को हम दें जिसका एम आईआईटी जाना है, वो समाज में जहाँ रह रहा है और जो कोचिंग्स में वो पढ़ रहा है उसके बीच में उसका तालमेल सिर्फ स्टडीज़ ओरिएंटेड अगर होगा तो आई एम श्योर कि वो बच्चे 100% आईआईटीज़ निकाल सकते हैं। सर जैसा कि आपने अभी कहा कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं तो पूरा एक इन्वायरमेंट रहता है और माइंडसेट पूरा उनका यही टारगेट पे रहता है कि हमें जेई एडवांस को क्रैक करना है। सो ठीक है, बात जो और भी बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं या फिर अदर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं उनका भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर भी इतना परसेंटेज जो हम कहते हैं कि 99% हमारे यहाँ के सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए सर सब पे हमें इंडिविजुअल मेहनत कर रहे हैं। फैकल्टी हर बच्चे पे ध्यान दे रही है कि हर बच्चा इतना टारगेट अचीव कर पाए और कर पाए। तो सर कुछ आपने तब भी कुछ ओवरऑल एक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होगी जो हम सब बच्चों को मतलब एक पढ़ाते हैं या समझाते हैं चीज़ें जो फॉलो करने को, एक रूटीन बोलते हैं जैसे, तो वो हम एक फ़ॉलो करते हैं। तो एडवांस का पेपर सर जैसे कि 26 को होने वाला है, तो जो बच्चे चलो यहाँ पे नहीं जुड़ पाए या फिर नहीं आ पाए, ऑब्वियसली नहीं आ पाते, 100 स्टूडेंट्स आते हैं, तो और भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे, तो सर उनको थोड़ा सा वही थोड़ी सी अगर आप चीज़ें बताएँ। फर्स्ट थिंग, मैं जो विद्यार्थी इस वर्ष जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप जितना भी कंटेंट आपने तैयार किया है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है
आप उस पर फोकस करिए। लास्ट 6-5 डेज जो भी बचे हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप सिर्फ अपने कंटेंट पे काम करें जो भी आपने स्ट्रॉन्ग जोन में बना रखा। लाइक आपकी फिजिक्स में टेंटिवली कुछ टॉपिक बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे टॉपिक हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे टॉपिक हैं, तो आप आज की डेट में सारा कंसंट्रेशन आपका इस बात पर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या आता है। जनरली क्या होता है बच्चे एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि जो उन्हें आता है वो कंसर्न एरिया उनका कभी नहीं होता, उनका कंसर्न एरिया होता है कि जो उन्हें नहीं आता है, और कहीं ना कहीं जो वो नहीं आता है उन्हें और वो अटैम्प्ट करने की कोशिश में वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं ड्यूरिंग टेस्ट पेपर। तो बेहतर है कि आप एक स्ट्रेटजी बना के जाइए कि मेरे फिजिक्स में इतने टॉपिक अच्छे हैं, अगर इनसे कोई भी क्वेश्चंस आता है तो मैं वो क्विकली अटैम्प्ट करूँगा। तो ऑलरेडी आप 3 घंटे के पेपर को फिल्टर कर चुके होते हैं कि मुझे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर अटैक करना है, केमिस्ट्री में भी यही करना और मैथ्स में भी यही करना। अगर आप ये स्ट्रेटजी के माध्यम से 45 या 50% भी टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं तो 100% श्योर आपको आईटी मिल जाएगा। आईटी हमेशा आपके टेम्परामेंट पे अटैक कर रहा होता है। आईटी कभी भी आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं कर रहा होता, वो टेम्परामेंट पे अटैक कर रहा होता है। वो ड्यूरिंग टेस्ट पेपर्स आपको इन परिस्थितियों में फंसाएगा सो दैट आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकें, आप डर जाएं, आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए कि आप एकदम ब्लैकआउट हो गए और अचानक से जो है जब तक आप जागे तब तक पेपर ख़त्म हो गया था। आप पेपर हॉल से बाहर आते हैं और आप कहते हैं पेपर तो मुझे आता था, पता नहीं मुझे हॉल में क्या हो गया तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक तरीका है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोर एरियाज़ पे काम करिए जो आपका स्ट्रांग हो। जो आपका वीक एरिया हो उस पर बिल्कुल मत फोकस करिए, ना ही ध्यान दीजिए पेपर के दौरान पे कि ये टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं और मैं लाओ इनको ट्राई कर लेता हूँ। आप फर्स्ट थिंग स्टार्टिंग के 1 घंटा जो आपको फिजिक्स का मिलता है, 1 घंटा जो केमिस्ट्री का मिलता है, 1 घंटा जो मैथ्स का मिलता है, उसमें आपका फोकस सिर्फ इसी बात पर होगा कि इस 1 घंटे में मुझे वो क्वेश्चन चूज करने हैं जो मुझे फिजिक्स में मेरे फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं। ये बेसिकली मेन स्ट्रेटजी है। जनरली स्टूडेंट्स अक्सर यही प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ में कि आप देखिए, आप जब भी कभी किसी कोई सेमिनार करें या जो बच्चे एडवांस का एग्ज़ाम देखें उनसे बाहर निकले, उनसे पूछे कि कैसा गया पेपर, दे सेड कि पेपर तो एवरेज था, ठीक था, मॉडरेट था, पता नहीं क्यों हमसे नहीं बना। और वो पेपर देने के बाद जब अपने घर में आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनसे बन जाते हैं वो क्वेश्चन। तो उसकी मेन वजह यही है कि पेपर में वो इस बात से डरे हुए होते हैं कि हम क्या क्या नहीं बना सकते हैं। वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि फिजिक्स में अगर 20 क्वेश्चन बन गए तो 20 × 4 मेरे 80 नंबर हो जाएंगे, या केमिस्ट्री मेरे 30 क्वेश्चन बन गए तो 120 नंबर हो जाएंगे। वो ड्यूरिंग पेपर इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि टोटल अटैम्प्ट मैं कितने कर पा रहा हूँ और टोटल मार्क्स मेरे कितने आ पा रहे हैं। जबकि जेईई एडवांस के पेपर में करना क्या होता है, आपको स्टार्ट करना होता है और एंड करना होता है। पेपर स्टार्ट करना होता है और एंड करना होता है, उस बीच में सोचना ही नहीं होता है कि पेपर कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया। बट बच्चे पूरे पेपर में कैलकुलेशन लगाते रहते हैं कि 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 12 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 5 × 4 20 ही नंबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ड्यूरिंग पेपर भी साइकोलॉजिकली प्रेशर अपने ऊपर लेते जाते हैं, प्रेशर डेवलप करते जाते हैं। आपको प्रेशर तो लेना ही नहीं है, तो आप प्रेशर खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपसे हाथा हुआ पेपर भी आपसे छूट जाएगा। आपको तो स्टार्टिंग करनी है अपने जेईई एडवांस के पेपर के लिए। अब लोग सोचते हैं, बच्चे कई बार पूछते हैं, सर मुझे बताइए कि मैं फिजिक्स अटैम्प्ट करूँ, केमिस्ट्री अटैम्प्ट करूँ या मैथ्स से पहले अटैम्प्ट करूँ। तो मैंने जनरली आप पाया है कि बेटा जितनी प्रैक्टिस तुमने की है पिछले 1-2 सालों में जेईई एडवांस की तैयारी के लिए, तो तुमको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि तुम किस स्ट्रैटेजी के माध्यम से अच्छा स्कोर कर रहे हो। जनरली लोग क्वेश्चन करते हैं, आंसर देते हैं कि केमिस्ट्री पहले कर लेनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि केमिस्ट्री पहले कर लेनी चाहिए, 30 मिनट 35 मिनट केमिस्ट्री कर लो और बाकी बचा हुआ समय मैथ्स और फिजिक्स में डाल दो। बट ये यूनिवर्सल, ये सबके लिए, बट हो सकता है हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। आप अगर सपोज करिए कि आपने मैथ्स पहले अटेम्प्ट किया और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया, आपने फिजिक्स पहले कोई भी सब्जेक्ट आपका बूस्टिंग पार्ट हो सकता है, बट उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उसको 1 घंटे के अंदर ही आपको वाइंड अप करना है। आप इसके ऊपर अगर इसको लेके जाएंगे तो वो समय आपको कहीं ना कहीं लैग करेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में या मैथ्स में। तो बेहतर है कि आप 1 घंटे के अंदर अपना बूस्टिंग पार्ट वाला टॉपिक, जो भी आपने अब तक इतने टेस्ट पेपर्स दिए होंगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट क्या है और मैं किसको उठाऊँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस शुरुआत के 5-7 क्वेश्चन में बूस्ट कर गया और आपने बढ़िया कर लिया, तो आई एम 100% डैम श्योर कि अगला पेपर जब आप देने वाले होगे, अगला सब्जेक्ट जो आप देने वाले होगे, उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं भी आते होंगे वो भी तुमसे बन जाएंगे। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी कि अगर आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है तो उन्हीं चीज़ों पर टारगेट करो जो तुम्हें आती हों। बिल्कुल मत ध्यान दो जो तुम्हें नहीं आता है, क्योंकि
एडवांस के पेपर में आप 30-40% भी अगर अच्छा करके आते हैं, 40-45% भी अच्छा करके आते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सर जैसा कि अभी हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे, तो प्रेशर में ऑब्वियसली सारे ही बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चा प्रेशर में ही एडवांस का पेपर देता है कि हमारा ये पता नहीं कैसा होगा पेपर, हमें आईआईटी पहुंचना है, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मेहनत बहुत की है, 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी करी, लेकिन जिस वक्त वो पेपर देने जाते हैं बच्चे, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें उनको क्लिक नहीं करती एकदम दिमाग में कि हमने ये कहीं पढ़ा तो है प्रीवियस में, लेकिन अब मैं इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है और एकदम से चीज़ें भूल जाता है बच्चा कि अब हम इसमें एकदम दिमाग में ही नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन हमसे लग नहीं रहा है, और हमें सर ने बताया था कि इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, 4-5 एप्लीकेशन की तरह यूज़ करके हम इसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम कैसे टैकल करेंगे एग्ज़ाम के दौरान पे? जो बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं, सारा नॉलेज भी होता है, जब उनके मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट सडन क्या होता है कि उनका एडवांस का पेपर ख़राब हो जाता है। हम उनको श्योर शॉट आईआईटियंस की लिस्ट में कंसीडर कर रहे होते हैं और वो आफ्टर एग्ज़ाम कहते हैं सर गड़बड़ी हो गई। तो फर्स्ट थिंग मैंने नोटिस की कि वो बच्चे अपने इनर मन के अंदर जो है एक प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं कि अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा, अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा। तो ये एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं अंतर्मन में चलता रहता है, और जब तक ये हम नहीं निकालेंगे कि अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा। अब सपोज करिए कि आप ये फियर फैक्टर लेके नहीं भी जा रहे थे और आपकी शुरुआत के 5-7 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए और 5-7 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो ये एकदम से सडन जो है प्रेशर क्रिएट कर देंगे और आप पैनिक कर जाओगे। ऐसी सिचुएशन से बचने का तरीका ये होता है कि जस्ट आप पेपर सॉल्व करना 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए बंद कर दें, कुछ मत सोचें, आंख बंद करें, टेक ए डीप ब्रेथ और ये सोचें जब इस एग्ज़ाम को देने से पहले मेरे अंदर एनर्जी लेवल क्या था। आप फील करें वो एनर्जी लेवल, आँख खोलें, गहरी सांसें लें, खुद को नॉर्मल करें एंड देन स्टार्ट इट अगेन। और आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे हो सकता है वो ना भी बने, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। पेपर के टाइम पे जब भी आपको प्रॉब्लम आए अपने आप को रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट मतलब 0 से स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने आप को कहीं पर इस स्थिति में मत फंसाइए कि नहीं 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 मैं सोचता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ, मैं फंस जाऊँगा, टाइम निकल जाएगा। नहीं, आप उस समय पर अगर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे जिस वक्त आप पैनिक हैं, तो आपसे जितने क्वेश्चंस आप बनाओगे सब गलत हो जाएंगे। उनकी गलत होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई है, तो हड़बड़ी में होते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करो। मान लीजिए शुरुआत के 5 क्वेश्चंस भी नहीं बने, 7 क्वेश्चंस नहीं बने, तो बाकी के 15 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस उनको अटैम्प्ट करो। बट आप उस पैनिक मोड में अगर उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर है कॉपी पेन पेंसिल्स बंद कर दीजिए, अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, गहरी सांसें लीजिए एंड देन अगेन रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कहाँ से करना है? जब आप गेट में एंट्री कर रहे थे एडवांस के पेपर देने के लिए, आपका लेवल, एनर्जी लेवल क्या था? एकदम हाई था। कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? एकदम हाई था। उसी एनर्जी लेवल, उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाइए, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करिए दोबारा से रीस्टार्ट करने के बाद। रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है अगर पेपर में आपको प्रॉब्लम होती है। पेपर में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम पहली बात तो आनी नहीं चाहिए। अगर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर अपने आप को रीस्टार्ट करिए, नहीं तो आप पेपर शुरू करिए और पेपर एंड कर दीजिए। 3 घंटे आपको पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ गए, तो आपका पेपर एडवांस का बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छा चला जाएगा। अगर आपने बहुत कुछ ऊट पटांग सोचा, कैलकुलेशन सोच लिया, अगल बगल कितने लोग बैठे हैं वो आप सोच रहे हैं, ड्यूरिंग पेपर जो है आप अननेसरी चीज़ें सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल कोचिंग्स की बात सोच रहे हैं, पुराने टॉपिक्स को याद कर रहे हैं, तो 100% श्योर है कि आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है। बेहतर है कि पेपर स्टार्ट करिए और डूब जाइए उन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जब आप 3 घंटे बाद निकलें पेपर दे के, तो आपको पक्की तरीके से पता हो कि पेपर मेरा अब आपको देखना पड़े कि अरे मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया, क्या क्या क्वेश्चंस मैंने किए। अब आप कैलकुलेट करिए बाहर आके कि फिजिक्स में 12 कर दिए, केमिस्ट्री में 20 कर दिए, मैथ्स में 40 कर दिए। तो ये आपका कैलकुलेशन आफ्टर पेपर होना चाहिए। ड्यूरिंग पेपर आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर दे के आए और फर्स्ट पेपर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या सही भी किया बट उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने सही किया हुआ है। वो बाहर आके सोच रहे हैं गलत हो गया, लाओ चेक कर लें, इससे पूछ लें, दोस्त से पूछ लें, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने फर्स्ट पेपर दे दिया, आपने अपनी एनर्जी पूरी लॉस कर दी, आइए एनर्जी रिस्टोर करिए।
शांत रहिए, खुद को ठंडा रखिए, जहाँ भी हैं रेस्ट करिए 1 आध घंटे के लिए। सेकंड पेपर देने के लिए जाइए और इस सोच के साथ जाइए कि आप सेकंड पेपर देने नहीं आए हैं, ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में जो भी गलतियाँ कमियाँ वो आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं करनी चाहिए सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि जे एडवांस आपके 2 पेपर इसीलिए करा रहा है कि दोनों पेपर में अलग अलग तरीके से आपको जज कर रहा है। आपके फर्स्ट पेपर का असर आपके सेकंड पेपर पे दिख गया अगर, और वो पेपर अच्छा भी हुआ, आप सॉल्व भी कर सकते थे, सब कुछ था, फिर भी फर्स्ट पेपर में कुछ गड़बड़ आया, हो सकता है फर्स्ट पेपर टफ आ जाए। अगर फर्स्ट पेपर टफ आ गया, हो सकता है सेकंड पेपर इजी आ जाए। अब सेकंड पेपर इजी था लेकिन फर्स्ट पेपर टफ था, टफ पेपर में आपकी हालत ख़राब हो गई थी और आपने क्या किया, उसका असर अपने सेकंड पेपर पे आने दिया, तो सेकंड पेपर भी हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, रैंक अच्छी नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आप सेकंड पेपर को भी इसी उम्मीद के साथ दें जैसे कि आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, उसी एकदम प्योर एनर्जी के साथ जाइए फर्स्ट पेपर देने के लिए। और ये पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जे एडवांस का एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले जाते हैं, वो लोग भी ध्यान रखें कि फर्स्ट पेपर का असर उसके सेकंड पेपर पे आने ना दें। उसको उस पूरे 1.5 घंटे के बीच जो भी गैप होता है, 1.5-2 घंटे का, उस गैप में जो है उसको खुश रखें, हैप्पी रखें। उससे बिल्कुल ना पूछें कि तुमने फर्स्ट पेपर कैसा किया, कितने क्वेश्चन किए, कितने अटैम्प्ट किए, कितने नहीं अटैम्प्ट किए। सर जैसे कि एग्ज़ाम बच्चा दे रहा है जे एडवांस का, आपने कहा फर्स्ट पेपर देना है, फर्स्ट पेपर में क्या हुआ कैसा गया, सेकंड पेपर में नहीं उसको इम्प्लीमेंट नहीं उसको सोचना है कि हमने कैसा किया है। तो अब ये बताइए सर कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिला के अगर हम लोग देखें कंपैरिजन, तो कितना परसेंटेज अगर क्वेश्चंस या फिर कितना परसेंटेज रेशियो देंगे कि अगर इतना परसेंट हमने सही कर दिया एग्ज़ाम तो हमें टॉप का आईआईटी नहीं तो एटलीस्ट हमें आईआईटी में तो जगह मिल ही जाए। देखिए, कट ऑफ एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली, बट जो पैरामीटर्स मानक मैंने बनाए हैं उसके हिसाब से मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू आर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इफ़ यू आर ओबीसी, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं, तो आपको ये सेट करना पड़ेगा कि मुझे 40-45% मार्क्स लाने हैं मिनिमम। इतने मार्क्स में आपको आईआईटी, अच्छी आईआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी अगर आप 40 से 45% मार्क्स लाते हैं। इफ़ यू आर कैटेगरी स्टूडेंट्स, SC ST हैं आप, तो 30-35% मार्क्स, ऑलमोस्ट 22 से तो आप 24% से तो ऊपर मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे फॉर श्योर शॉट एडमिशन आईआईटी के लिए। तो आपने जितनी प्रैक्टिस कर रखी है उस प्रैक्टिस के बिहाफ पे आपको लगभग आइडिया होगा कि 360 का पेपर मैंने दिया है तो मेरा परसेंटेज कितना निकल के आया है। उस परसेंटेज के आसपास ही आपको लेके अपने आप को चलना है कि इतना एटलीस्ट मेरा परसेंटेज फिक्स रहा है। बट ये मैं जो बात बता रहा हूँ इसको माइंडसेट लेके एग्ज़ाम देने नहीं जाया जाता कि मेरा 35% मार्क्स आ जाए, मेरा 40% मार्क्स आ जाए, मेरा 25% मार्क्स आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है वो टफेस्ट पेपर हो ऑल ओवर इंडिया का, वो टफेस्ट पेपर हो ऑल ओवर इंडिया का, उसका कट ऑफ हो सकता है बाद में गिर जाए। लेकिन आप तो यही सोच रहे हो कि यार 35% मार्क्स नहीं आ रहे हैं मेरे, तो इस पेपर में तो 20% मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो आपको उस पेपर में सिर्फ अपना बेस्ट देना है, परसेंटेज काउंट नहीं करना। ये परसेंटेज तब तक मायने रखता है जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस आपको परफेक्शन लेवल तक लेके चली जाती है, आपको पता नहीं होता है। जब आप परफेक्शन लेवल पे चले जाते हैं, आफ्टर दैट वही परफेक्शन लेवल आपका कन्वर्ट हो जाता है जे एडवांस में मार्क्स के तौर पे, और आपको पता नहीं होता, लगभग उसी के आसपास परसेंटेज आपके आते हैं। जब भी कोई बच्चा देखना चाहता है, जज करना चाहता है, तो जेईई एडवांस से पहले जो प्रैक्टिस करता है उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं टेंटिवली उसी के आसपास उसके जेईई एडवांस में स्कोर आ जाते हैं। तो ये सेट नहीं करना है कि हमको इतना ही स्कोर लाना है, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दीजिए, जो आपको आता अटेम्प्ट करिए। हो सकता है कि आप ऑल ओवर इंडिया रैंक मारने वाला व्यक्ति कभी थोड़ा नहीं सोचता है कि मैं ऑल ओवर इंडिया रैंक मार लूँगा, वो तो ट्राई कर रहा होता है रैंक 1 या 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, उसकी 1 आ जाती है। तो ऐसे ही बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना है पेपर की, मैं बेस्ट देने जा रहा हूँ, बेस्ट लेके आऊँगा, तो उम्मीद है कि आप बेस्ट कर जाएँ अपना। तो सर जिस दिन एग्ज़ाम है बच्चों का 26 मई को जो आपका एडवांस का एग्ज़ाम है, उस दिन जब हम सुबह उठें और जाएं तो हमें कैसे मतलब अपनी रूटीन रखनी चाहिए उस थोड़े समय के लिए? रात में हमें कितने बजे सो जाना चाहिए? हमें रिवाइज़ कब तक नहीं बंद कर देना चाहिए बिल्कुल रिवीजन, या फिर अगर करें भी रिवाइज़ तो कौन सी ऐसी चीज़ें थोड़े बहुत रिवाइज़ कर लिया? तो कुछ ऐसी ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को उस दिन ध्यान रखनी चाहिए, वो सर थोड़ा सा बताइए। एटलीस्ट एक हफ्ते पहले आपको 9:30 to 10:30 के बिटवीन सो जाना चाहिए, सो दैट आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए। आप 10:30 से सुबह 5:30 बजे तक सोइए,
इसके बाद 6:30 अराउंड जो है आप फ्रेशन अप होके डेली ये प्रैक्टिस करिए कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकलना है। लाइट फूड मतलब हल्का नाश्ता, फ्रूट्स ले लें आप, पोहा ले लें, हल्का नाश्ता आप करिए और 9 to 12 की सिटिंग करिए। कोई भी एक टेस्ट पेपर्स उठा लीजिए जो कि आप 3 घंटे देने की कोशिश करिए। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है आप फिर हल्का भोजन करिए, हल्का दाल चावल ले लिया या लाइट फूड ले लिया, फ्रूट्स खा लिए। हैवी भोजन मत लीजिए सो दैट कि आपको नींद बिल्कुल भी ना आए 2 से 6 के बीच के पीरियड में। आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए फिर वही प्रैक्टिस करिए कि आप अपना 3 से 6 या 2 से 5 आप बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में और एक नॉर्मल टेस्ट पेपर्स डेली के डेली दे रही है। पूरे वीक आपको एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले से भी 7 दिन बचे हैं हुए एग्ज़ाम के, तो आप 5-6 दिन एक्सरसाइज करें। एग्ज़ाम वाले दिन भी सेम एटीट्यूड के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, सेम शेड्यूल के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, सेम फूडिंग के साथ आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है कि आप हल्का फुल्का भोजन करके ही जाएँ। और आफ्टर एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट पेपर हो गया उसके बाद भी आप बहुत हैवी और लाइट भोजन नहीं दें। क्या क्या चीज़ें दिमाग में लेके जानी है, दिमाग में जो भी आपको जितना आपने पढ़ा है उसके प्रति कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाना है कि मुझे इतना तैयार है, मैं इसमें ही अच्छा कर सकता हूँ और मैं करूँगा अच्छा। 1% भी वो निगेटिव चीज़ अपने साथ कैरी ना करें जो आपको नहीं आता है कि अगर ये मेरे एग्ज़ाम में आ गया तो क्या होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाएंगे एग्ज़ाम में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो अगर इफ़ सपोज़ एग्ज़ाम प्रेशर से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है तो आपको ख़ास फ़र्क एग्ज़ाम में पड़ेगा नहीं। फर्स्ट पेपर के बीच में मैंने बता दिया, सेकंड पेपर के बाद आपको क्या ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी मोटा मोटा इसी सिनेरियो के साथ आप जे एडवांस का पेपर देने जा सकते हैं। सर, तो ये आपने बहुत अच्छी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं। ये आई होप कि सारे बच्चे जो गेल गए हैं वो तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और एडवांस देने जा रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर एडवांस देंगे, नेक्स्ट ईयर जेईई मेंस देंगे, ये सारी रूटीन अगर आप शुरू से ही फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई भी बच्चों नहीं रोक पाएगा। तो सर ने आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें, टिप्स वगैरह बताई हैं और सर से आप डायरेक्टली भी अगर कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस या कोई ऐसी टिप्स जानना चाहते हैं तो वो भी आप जान सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सर का भी व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दूँगी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है सर से एग्ज़ाम से रिलेटेड, सो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके फॉरवर्ड ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है सारे बच्चों को। और जितने भी स्टूडेंट्स अब आगे जेईई मेंस की या एडवांस की तैयारी करेंगे, सारी ही जो सर की टिप्स हैं उसको बिल्कुल ध्यान से पहले से ही फॉलो करना शुरू कर दें, फर्स्ट डे से ही। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसको शेयर ज़रूर करना भाई। थैंक यू।